बोरवेल मशीन के बोर का डायामीटर 6 to 8 इंच होता है, लेकिन रोड और रेलवे के जो टनल बनते हैं उनका डायामीटर 15 to 20 मीटर का होता है। और टनल में सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है कि यहाँ पर मशीन हॉरिजेंटली चलती है तो ऊपर से मिट्टी या पहाड़ कोलैप्स भी कर सकता है, तो फिर हमें टीबीएम जैसी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती है। टीबीएम की फुल फॉर्म होती है टनल बोरिंग मशीन, और यह काफी ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन इसको ऑन डिमांड पर बनाया जाता है। जहाँ पर भी टनल बनानी है वहाँ पर पहले चेक किया जाता है कि वहाँ की मिट्टी या फिर पहाड़ है तो रॉक्स कितने मजबूत है, और फिर उनके हिसाब से मशीन को डिजाइन किया जाता है। यह जो आप टीबीएम मशीन देख रहे हो यह पहाड़ों को तोड़कर टनल बनाने का काम करती है। इसकी लेंथ 100 मीटर से भी ज्यादा है, और यहाँ पर मल्टीपल ट्रेलिंग यूनिट होती है, तो इन सभी यूनिट को ट्रक पर लाकर ऑन साइट पर असेंबल किया जाता है। मशीन के सबसे आगे इसका कटर हेड होता है जो स्टोन की बारीक कटिंग करता है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट टीबीएम मशीन का कटर हेड 20 मीटर डायामीटर का है। कटर हेड कुछ इस तरीके से एकदम स्लोली रोटेट करता है, और इस हेड के फ्रंट साइड में कटिंग डिस्क लगी रहती है जो कुछ ऐसी दिखाई देती है। यह डिस्क हाई स्ट्रेंथ एलो स्टील की बनी होती है या फिर टंगस्टन कार्बाइड की भी हो सकती है, और यह फ्रीली अपनी जगह पर रोटेट करती है। जब कटर हेड रॉक पर प्रेशर लगाते हुए रोटेट करता है तो यह भी अपनी जगह रोटेट करने लग जाती है। अब इस कटर हेड में इसके डायमीटर के हिसाब से यहाँ पर कटिंग डिस्क लगी रहती है। जैसे यह बड़ी साइज की मशीन है तो यहाँ पर 42 कटिंग डिस्क लगी हुई है, लेकिन इन डिस्क के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, तो एक्चुअल में कटिंग कैसे करती है वह देखना इंटरेस्टिंग होगा। सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ 3 ही डिस्क लेते हैं। कटर हेड इन डिस्क पर जबरदस्त फोर्स लगाता है। अब रॉक और कटर हेड के बीच में यह डिस्क रहती है, और यह डिस्क रॉक के अंदर ऐसे लाइन बनाते हुए क्रैक्स बना देगी। अब 2 डिस्क के बीच में पीछे की तरफ एक थर्ड डिस्क लगी रहती है, तो आगे की डिस्क ने जो क्रैक्स बनाए हैं उनके बीचों बीच ये फिर से रॉक में क्रैक जनरेट करेगी। अब स्टोन आपको पता है फ्लेक्सिबल नहीं होता है, तो इस डिस्क के दोनों साइड में जो भी पत्थर है वह क्रैक्स की वजह से अपने आप ही टूट जाते हैं। तो एक्चुअल में टीबीएम रॉक की कटिंग नहीं करती है, यह हाई प्रेशर से क्रैक्स बनाते हैं रॉक में, जिससे अपने आप पत्थर टूटते जाते हैं। और यदि आप कटर हेड में लगे डिस्क को देखोगे तो एक्चुअल में इनका अरेंजमेंट कुछ इसी टाइप का होता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक स्टोन क्रश होता है तब तक यहाँ पर रेगुलर कटिंग डिस्क पर पानी को भेजा जाता है, जिससे डिस्क गर्म भी नहीं होती है और डिस्क की लाइफ भी ज्यादा बढ़ती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि इस कटर हेड को आगे फोर्स कैसे लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लगता है। इन कटिंग डिस्क पर 20,000 टन तक का प्रेशर लगाया जाता है, जो एक्चुअल में देखा जाए तो इस पूरी मशीन के वेट से कई गुना ज्यादा है। और इतना फोर्स सिर्फ हाइड्रोलिक सिस्टम ही लगा सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, कटर हेड को रोटेट करवाने के लिए यहाँ पे 4 रेडियल पिस्टन हाइड्रोलिक मोटर लगी रहती है। कुछ टीबीएम मशीन इलेक्ट्रिक मोटर भी यूज करती है, लेकिन यहाँ पे हमें हाई टॉर्क की जरूरत पड़ती है, तो फिर यहाँ पर हाइड्रोलिक मोटर को प्लेस किया जाता है, जिनको डायरेक्टली हम इस हेड के बड़े गियर से कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस तरीके से जब बड़ी मशीनों की टेक्नोलॉजी को हम विजुअलाइज करते हैं तो चीजें बहुत अच्छे से समझ आती है, और इसके पीछे काम करता है एक बेहतरीन एनिमेशन, जो आज के टाइम की काफी डिमांडिंग स्किल है। यदि आप भी इस टाइप का एनिमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो रिसेंटली हमने एडवांस 3D एनिमेशन का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कंप्लीटली A to Z 3D एनिमेशन को कवर किया गया है, और साथ में डाउट्स के लिए हमारी तरफ से एनी टाइम सपोर्ट रहता है। और अच्छी बात यह है कि कोर्स रेगुलर अपडेट होता रहता है। तो बहुत ही शानदार दीपावली का फेस्टिवल आ रहा है, आप सभी के पास में अच्छा खासा टाइम है। यदि आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। इन चारों हाइड्रोलिक मोटर को पैरेलल कनेक्शन में सेट किया जाता है ताकि इक्वल फोर्स लगा सके। यदि इस मोटर को ओपन करके देखें तो इसका मैकेनिज्म बहुत आसान है। टोटल इसमें 5 पिस्टन लगे रहते हैं, और इसका रोटर सेंटर से थोड़ा ऑफसेट रहता है। तो यह सभी पिस्टन बारी बारी से इस रोटर पर फोर्स लगाते हैं और कुछ इस तरीके से इसको रोटेट करवाते हैं। यहाँ पर हर पिस्टन के पास में 2 वाल लगे रहते हैं। एक वाल से जब हाई प्रेशर आता है तो पिस्टन रोटर पर फोर्स लगाएगा, और जब पिस्टन वापस ऊपर की तरफ जाता है तो यह लो प्रेशर ऑयल वापस बाहर निकल जाता है इस वाल से। तो हर पिस्टन के पास में इसी तरीके से ऑयल का प्रेशर भेजा जाता है, और यह मोटर अकेली काम नहीं कर सकती है। इसके पीछे एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी काम करती है जिसको कंट्रोल वाल्व बोलते हैं, और यही वाल्व डिसाइड करता है कि कौन से पिस्टन में कब और कितना प्रेशर भेजना है, और कौन से पिस्टन से वापस ऑयल को बाहर निकालना है। अब देखा जाए तो यह मोटर होती तो वैसे कॉम्प्लेक्स है, लेकिन पावर का इनके पास में अनलिमिटेड भंडार होता है, तो फिर रेडियल पिस्टन मोटर को ही यूज में लिया जाता है।
अब रॉक की कटिंग होने के बाद में जो कचरा बाहर निकलता है उसके लिए यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम होता है। यदि टीबीएम कटिंग करते हुए स्लाइटली वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ रही है तो ग्रेविटी की वजह से यह क्रैश हुआ रॉक पानी के साथ में अपने आप बाहर निकल जाता है। और यदि मशीन डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चल रही है तो यहाँ पे कन्वेयर एंड बेल्ट सिस्टम होता है जो इस कचरे को बाहर लेकर जाता रहता है। और मशीन के एग्जिट पर एक ट्रक खड़ा रहता है जो इस कचरे को कलेक्ट करके बाहर ले जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है कि मशीन को आगे फोर्स कैसे लगाया जाए और एक जगह पर कैसे होल्ड किया जाए। तो कटर हेड के पीछे हाइड्रोलिक जैक लगे रहते हैं जो इस कटर हेड पर 20,000 टन का फोर्स लगाते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया कि यह फोर्स इस मशीन के वेट से कई गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत अच्छे से काम करता है, जो हमें बताता है कि जितना फोर्स आप कटर हेड पर लगाओगे उतना ही फोर्स आप पर वापस उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। तो इन हाइड्रोलिक प्रेशर के पास में बहुत पावर है, लेकिन यह मशीन आगे जाने की बजाय पीछे भी जा सकती है। तो कटर हेड के पीछे सपोर्टिंग ग्रिपर लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले यह ग्रिपर साइड में जबरदस्त फोर्स लगाते हैं जिससे मशीन एक जगह पर होल्ड हो जाती है। उसके बाद में यह हाइड्रोलिक पंप कटर हेड पर फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं और कटिंग स्टार्ट होती है। इन हाइड्रोलिक जैक का पिस्टन लगभग 1.2 मीटर लॉन्ग होता है। तो लगभग 30 मिनट तक चलने के बाद यह हाइड्रोलिक पिस्टन अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक एक्सटेंड हो जाते हैं और ड्रिलिंग को रोक दिया जाता है। अब इन हाइड्रोलिक जैक को वापस रिट्रैक्ट करने के लिए यहाँ से पीछे की पूरी मशीन को आगे पुल करना होगा। और यदि मशीन इस वर्टिकल पोजीशन में है और आपने इन सपोर्टिंग ग्रिपर को रिट्रैक्ट कर दिया तो पूरी मशीन ग्रेविटी की वजह से पीछे चली जाएगी और तबाही मचा सकती है। तो फिर यहाँ पर इन ग्रिपर्स के पीछे एक ट्रेलिंग यूनिट पर फुल बैक प्रिवेंशन सिस्टम लगा रहता है और इसमें सेफ्टी के लिए फ्रंट और रियर साइड में हाइड्रोलिक ग्रिपर लगे रहते हैं। रियर साइड में लगा ग्रिपर इस ट्रेलिंग यूनिट पर कुछ इस तरीके से मूव कर सकता है हाइड्रोलिक पिस्टन की हेल्प से। लेकिन इन ग्रिपर में सेल्फ इनहिबिटरी मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से यदि ये ग्रिपर स्लिप भी होते हैं तो यहाँ पर अपने आप वापस टाइट होते जाते हैं। और इन दैट केस यदि सभी हाइड्रोलिक फेल हो जाते हैं तो यहाँ पर पीछे सेफ्टी टैंक भी लगे रहते हैं जिनमें हाईली कंप्रेस्ड नाइट्रोजन भरी रहती है। तो फेलियर की कंडीशन में यह तुरंत इन ग्रिपर को टाइट कर देगी। जब हाइड्रोलिक पंप अपने मैक्सिमम एक्सटेंड तक पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले फ्रंट ग्रिपर को रिट्रैक्ट किया जाता है और यहां पर लगे हाइड्रोलिक पंप पूरी मशीन को आगे की तरफ पुल कर लेंगे। इसके बाद में फ्रंट ग्रिपर को फिर से टाइट कर दिया जाता है और बैक ग्रिपर को आगे मूव करके इनको भी टाइट कर दिया जाता है। जब यह सब हो जाता है तो यहाँ पर लगे मेन साइड ग्रिपर को रिलीज किया जाता है और आगे इस यूनिट को मूव किया जाता है। आगे मूव करने के बाद में वापस ग्रिपर अपना फोर्स दोनों साइड में लगाते हैं और आगे की ड्रिलिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर फिर से आती है। टीबीएम का हेड अभी मैंने आपको बताया 20 मीटर डायमीटर का हो सकता है। तो मान के चलते हैं ऊपर की साइड में कुछ ऐसा रॉक है जो बहुत ही कमजोर आ गया है और नीचे की साइड में कोई स्ट्रॉन्ग रॉक आ गया है। तो यहाँ पर ऑलरेडी कटर हेड पर बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है तो हाई चांस रहते हैं कि कटर हेड अनबैलेंस हो सकता है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग हाइड्रोलिक जैक लगे रहते हैं जो इस पूरे कटर हेड पर लग रहे फोर्स को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके बैलेंस करने का काम करते हैं। अब मशीन में आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ हेवी पाइप लगे रहते हैं जिनसे फ्रेश वाटर की सप्लाई और एयर सप्लाई मशीन को आगे की तरफ की जाती है। जब मशीन चलती है तो बहुत ज्यादा डस्ट उड़ने लगती है तो पानी से इस डस्ट को कंट्रोल किया जाता है। इसके साथ में फ्रेश एयर की रेगुलर सप्लाई की जाती है जिससे वर्कर को ऑक्सीजन भी मिल सके और एयर के प्रेशर से टनल के फ्रंट साइड में फोर्स लगाया जा सके। इस ड्रिलिंग यूनिट में एक ड्रिलिंग रिग लगी रहती है जो सेम एक बोरवेल मशीन की तरह काम करती है। इसके यूज को बाद में समझेंगे। इसके आगे वाली यूनिट में एयर कंप्रेसर के पंप लगे रहते हैं। नेक्स्ट ड्रिलिंग यूनिट में ऑयल टैंक और ऑयल पंप लगे रहते हैं और लास्ट में पीछे की तरफ मशीन का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैकेनिज्म होता है और यहीं पर इसका कंट्रोल सेंटर भी होता है। और इसी कंट्रोल सेंटर से कटर हेड कब रोटेट करेगा, कब मशीन आगे बढ़ेगी, यह सब यहीं से कंट्रोल किया जाता है। मशीन के नीचे की तरफ सपोर्टिंग व्हील होते हैं जिनसे यह आगे बढ़ती है, लेकिन यह मशीन साथ में पीछे की तरफ एक ट्रैक भी बनाती जाती है क्योंकि यहाँ पर रेगुलर टेक्निकल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इन ट्रैक का यूज करके किसी भी ट्रॉली में सामान को लाया जा सकता है और यहाँ पर जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट आते हैं उनको मशीन में आगे ले जाने के लिए यहाँ पर एक छोटा रोपवे सिस्टम लगा रहता है। तो इस तरीके से एक टीबीएम मशीन काम करती है। लेकिन जब एक्चुअल में टनल को ड्रिल किया जाता है तो उसमें बहुत सारे चैलेंज आते हैं
और उन चैलेंज को यह मशीन कैसे हैंडल करती है और किस तरीके से एक टनल की बोरिंग की जाती है। तो जो भी इस वीडियो का रिमेनिंग पार्ट है उसको हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसा बेहतरीन एनिमेशन सीखने के लिए हमारे एडवांस 3D एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा चैनल पर विजिट करके आप और भी बेहतरीन वीडियोस को जरूर से एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू।